आज हमारी बारी है क्लास 10 की श्वसन पढ़ने की बारी है। आज हम लोग श्वसन पढ़ेंगे। बायोलॉजी का वो चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं श्वसन। बहुत बच्चों में कंफ्यूजन है कि सर जो ब्रीथिंग करते हैं, श्वास करते हैं, शायद वही श्वसन है क्या? इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। पहले जो सांस लेते हैं और सांस निकालते हैं, इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इसको श्वसन नहीं कहते हैं। एकदम खुले शब्दों में मुझसे कंसेप्ट लीजिए कि जो सांस आप लेते हो और सांस जो निकालते हो, इसमें किसी एंजाइम की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको श्वसन नहीं कहेंगे। तो जो सांस लेते हो उसको प्रश्वास, और जो सांस लेते हो इसको प्रश्वास, और जो सांस निकालते हो उसको उच्छ्वास। कि ये दोनों प्रक्रियाएं जो होती है तो आपको जाकर श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ब्रीथिंग। तो इसमें जो सांस लेने की यानी कि ऑक्सीजन लेने की जो प्रक्रिया है, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन CO2 छोड़ते हैं। तो सांस लेने और छोड़ने, देखिए, तो उच्छ्वास हो गया कि जो CO2 निकाल देते हैं उच्छ्वास है, और जो ऑक्सीजन ले लेते हैं वो प्रश्वास है। ये दोनों के सम्मिलित रूप कहलाता है श्वासोच्छ्वास। अब क्लियर हो गए हो यार? तो फिर लेकिन आपके माथा में टन टन मार रहा है कि आखिर श्वसन क्या है? श्वसन है जो भोजन हम करते हैं, उस भोजन के बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देना, बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ना, बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ना, यानी कि जो भोजन लेते हैं उसका ऑक्सीकरण करना, यानी उसको ऑक्सीजन से जोड़ना। और ये काम के लिए इतनी आसान नहीं, यह काम करने के लिए हमको एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो मैंने कहा वैसी अपचयन प्रक्रिया जिसमें एंजाइम को सम्मिलित करते हैं। कोशिका में होता है, इधर उधर नहीं होता है। कोशिकाओं में भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करके और ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। तो ऊर्जा प्राप्त करने का, उत्पादन करने का जो एक प्रक्रिया है, ये श्वसन कहलाता है। एंजाइम की उपस्थिति में कोशिका के अंदर भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। एकदम आसान सी बात मैंने बताया कि आखिर फिर क्या हुआ कि आपको श्वासोच्छ्वास और श्वसन का अंतर, इसमें O2 का ले, ऑक्सीजन का लेना, CO2 का छोड़ना, यही श्वासोच्छ्वास है। और श्वसन भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करके ATP बनाना। ATP माने ऊर्जा बनाना। बस यही अंतर है दोनों का। ये कोशिका के बाहर होता है, ये कोशिका के अंदर होता है। बार बार बोल रहे हैं, इसमें ATP नहीं बनता है, इसमें ATP बनता है। इसमें एंजाइम की जरूरत नहीं है, इसमें एंजाइम की जरूरत है। जान गए हैं, कोई विशेष बात नहीं। हम लोग देख रहे हैं कि श्वसन का कार्य भी जरा देखें। तो श्वसन में गैसों का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है, एक्सचेंज होता है। रेखा से लो, रेखा से दो, pH को बनाए रखता है, परिसंचरण तंत्र को बनाए रखता है, हार्ट रेट, BP, ये सबको बाहर निकालता है। अमोनिया, कीटोन, जलवाष्प को बाहर निकालता है। ऊतकों में उपापचय को बनाए रखता है। वायु निकालने में उष्मा निर्गत होता है तो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जल नियंत्रण करता है क्योंकि जलवाष्प का निष्कर्षण होता है। ये सब काम करता है श्वसन। फिर
दो तरह के श्वसन देख सकते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या कि डायरेक्ट जब कोशिका और वातावरण का कांटेक्ट हो और तब श्वसन होता है तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष श्वसन कहते हैं। और ऐसा खेल हमको एक कोशिकीय जीव में मिलता है, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, वहां ये हो सकता है। वहीं पर जो है डायरेक्ट कांटेक्ट है कोशिका और सराउंडिंग्स का, परिवेश का, और ये मिलते हैं तो श्वसन की प्रक्रिया जो होती है इसको प्रत्यक्ष कहते हैं। लेकिन जब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो कोशिका और परिवेश का, सराउंडिंग का, तो उसको हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष श्वसन। और ऐसा हमको देखने को मिलता है बहुकोशिकीय जीव में मिलता है हमको ऐसा देखना। यहां श्वसन हम लोग मुख्यतः दो रूप में ले रहे हैं, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है अवायवीय श्वसन कहते हैं। कोई चीज दुनिया में भारी नहीं है, एकदम हल्की सी कॉन्सेप्ट है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन वायवीय, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन अवायवीय, एकदम आसान सी। हम लोग देख रहे हैं कि आखिर ये वायवीय श्वसन में होता कैसे है। मैंने कहा कि श्वसन में क्या होता है, भोज्य पदार्थ, बड़ा भोज्य पदार्थ छोटे भोज्य पदार्थ में क्या होता है, टूट जाता है, छोटे अणु में टूट जाता है। बड़ा भोज्य पदार्थ का छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, यही कहलाता है श्वसन। तो श्वसन मैंने बताया कि मान लो कि ग्लूकोज का एक अणु आप लेते हो, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। कोई पूछ सकता है आपसे, भारी तो है नहीं, देखकर यूं ही डरते हो। ग्लूकोज का एक अणु लेते हो, इस एक अणु ग्लूकोज में देखो कि 6 गो कार्बन है, तो ये इसका ग्लाइकोलिसिस होता है तो ये टूटकर पायरुविक अम्ल बनाता है या पायरुवेट बनाता है। पायरुविक अम्ल का मैंने फॉर्मूला दिखा दिया है, CH3COCOH। इसका 2 अणु बनता है, तो एक अणु में देखते हो कि क्या कार्बन है, 1 2 3, एक अणु में 3 कार्बन है। ये बात होता है। जब पायरुविक अम्ल बन जाता है तब हम यहां से दिखा रहे हैं कि 2 प्रकार के श्वसन बताए, एक वायवीय और एक अवायवीय। तो वायवीय होगा तो क्या होगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्रेब चक्र के द्वारा होगा। क्रेब साहब के नाम पर है क्रेब चक्र, और ये बनाएगा CO2 बनाएगा, H2 बनाएगा, और इतना 38 ATP, बाप रे बाप, इतनी बड़ी मात्रा में ये ऊर्जा देगा। वहीं जब ये अवायवीय करेगा, इसको मैं 2 भागों में तोड़ रहा हूं। एक हमारे मांस में होता है, तो मांस में जब होगा तो लैक्टिक अम्ल बनाता है और 2 ATP देता है मात्र, बहुत कम ऊर्जा बनाता है। कभी कभी कोई पूछता है कि यार तुम्हारा, कभी कभी देखिएगा शरीर मांस बहुत दुखाता है, दर्द करता है, टटाता है, क्यों भाई, तो ज्यादा लैक्टिक अम्ल बन जाएगा तो ऐसा होता है। लैक्टिक अम्ल का उत्पादन ज्यादा हो जाएगा तो ऐसा होता है, यानी कि ज्यादा अवायवीय श्वसन हो जाएगा मांस में, तो आपका शरीर बड़ी में पेन होता है, दर्द होता है। लेकिन यही यदि ईस्ट में कराते हो, किण्वन में कराते हो, ईस्ट किण्वन, सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आजकल लोग, हमारे बिहार में खूब दारू बन रहा है, खूब नीतीश कुमार के यहाँ खूब पहुंच रहा है। ये ईस्ट, यही वो पिलुआ है, ये फंगी है, फंगाई है, यही पिलुआ वाला, पिलुआ खूब जो भी है खूब सराएगा और उसका किण्वन होगा, फर्मेंटेशन होगा, और वो इतने बड़े अणु को टूरेंगे वे सब, तो क्या बनेगा, यही दारू है, C2H5OH अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल कहते हैं हम लोग, यही बनता है और खूब आजकल बिहार में बिक रहा है ऐसा ही बनाकर। तो फंगी में, ईस्ट में, ये ईस्ट किण्वन करते हैं तो एथाइल अल्कोहल बनाते हैं, और ये देखिए 2 ATP भी मिला है, यानी यहां भी बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। ये समझ सकते हैं कि एक ग्लूकोज का अणु लेते हो तो 6 कार्बन परमाणु है, पायरुविक अम्ल बना 3 कार्बन परमाणु बना, या CO2 बना, इसमें 1 कार्बन परमाणु है। देखिए 6 कार्बन परमाणु से 1 कार्बन परमाणु वाला हम यौगिक बना रहे हैं, बड़ा से छोटा कर दिए।
यहां भी देखिए लैक्टिक अम्ल में 3 कार्बन परमाणु मिले हैं और अल्थाइल अल्कोहल में 2 कार्बन परमाणु मिले हैं। ये छोटा छोटा कर दे रहे हैं। इस चीज को समझिएगा जरा सा, क्या बना रहे हैं। यही इसी को हम लोग श्वसन कहते हैं कि भोज्य पदार्थ के बड़े अणु को छोटे अणु में तोड़ देना और बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करना, और जो है सो कि एंजाइम अगर जिसके यूज करना है उसकी उपस्थिति में हम लोग करते हैं। तो भोजन का ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, एक उपस्थिति में ऑक्सीजन के और एक अनुपस्थिति में। 2 तरह के होते हैं, एक वायवीय और एक अवायवीय। दोनों हम लोग देख लिए। अवायवीय में भी 2 देखे, एक मांसल उत्तक में और एक ईस्ट में किण्वन के द्वारा। इससे हम लोग समझ सकते हैं। यहां मामला यह है कि जरा इसको थोड़ा सा गौर करते हैं। ये दोनों को पायरुविक अम्ल और लैक्टिक अम्ल के अणुओं को जरा देखते हैं कि लैक्टिक अम्ल में क्या है, एक कीटो ग्रुप है देखो, और ये कार्बोक्सिल अम्ल है। 2 ग्रुप है इसमें, इसीलिए इसको कीटोनिक कार्बोक्सिल अम्ल कहते हैं। किसको? पायरुविक अम्ल को या पायरुवेट कहते हैं। लेकिन वही लैक्टिक में जरा देखो, लैक्टिक अम्ल में इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप है और कार्बोक्सिल अम्ल है। देख रहे हो ना, हाइड्रोक्सी और कार्बोक्सिल ग्रुप, इसीलिए इसको हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिल अम्ल कहते हैं, लैक्टिक अम्ल को। ये भी देख लिए हम लोग, क्लियर कंसेप्ट है यहां से। और एक शब्द जो मैंने लिया है एटीपी। एटीपी क्या है रे भैया? तो एटीपी में जब फॉस्फेट, एडीपी में, एडीपी का मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जानबूझकर अंग्रेजी में नाम लिखा है कि ए का मतलब एडिनोसिन, डी का मतलब डाई, पी का मतलब फॉस्फेट। तो डाई यानी कि 2 फॉस्फेट इसमें लगे हुए हैं, और इसमें जब एक फॉस्फेट और लगा देते हो तो ये ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। 2 फॉस्फेट से 3 फॉस्फेट हो जाता है। दुबे जी त्रिवेदी हो गए, द्विवेदी जी त्रिवेदी हो गए हैं। यहां डाइफॉस्फेट जी ट्राइफॉस्फेट हो गए हैं। यहां सही, ये जो प्रक्रिया कराते हो यहां ऊर्जा का अवशोषण होता है। लेकिन कभी त्रिवेदी जी भी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी, कभी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जब बनता है तो एक फॉस्फेट निकलता है, और लेकिन ऊर्जा उत्सर्जन होता है। ये लगभग 30.5 किलो जूल पर मोल इतना ऊर्जा उत्सर्जन हो सकता है। ये भी जान गए हम लोग खेल को। जानना है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है भाई। तो ये O2 की उपस्थिति में है, ये O2 की अनुपस्थिति में है। यहाँ भोजन का पूर्ण विखंडन होता है, यहाँ पूर्ण विखंडन नहीं होता है, अपूर्ण होता है, आंशिक होता है। यहाँ CO2H2 अंतिम प्रतिफल है, यहाँ अंतिम प्रतिफल ईस्ट में C2H5OH, और मांसल में लैक्टिक अम्ल। यहाँ अत्यधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, यहाँ बहुत कम ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये भी जान गए। साथ में ये जो पौधों में जो कैसे होता है श्वसन भाई, पौधे कैसे श्वसन करते हैं। तो पौधों के तो मुख्य 3 अंग हैं, एक है जड़, एक है तना और एक है पत्तियां। जड़ में क्या होता है? जड़ जो है उसकी मिट्टी में होती है, सॉइल में होती है, और सॉइल में जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को जड़ में जो मूल रोम होता है, रूट हेयर जो होते हैं, जल में जो रूट हेयर होते हैं, उसी रूट हेयर से वो ऑक्सीजन को लेता है, और लेकर कैसे लेता है? विसरण द्वारा। विसरण का मतलब क्या होता है कि जिधर ज्यादा होगा, ज्यादा से कम की ओर वो जाता है। तो जब मिट्टी में ज्यादा ऑक्सीजन है तो वो जो है उसको लेकर वो जिधर जड़ में, पौधों में कम है उधर की ओर वो लेकर जाता है। इसी को विसरण कहते हैं कि विसरण द्वारा वो क्या करता है, जहां ज्यादा ऑक्सीजन है वहां से कम की ओर ऑक्सीजन जाता है। यानी मूल रोम जो है, ये जड़ का जो मूल रोम जो बहुत बारीक निकली हुई रहती है जड़ में, वो उससे ऑक्सीजन को लेकर और पौधों के अंदर ले जाते हैं, जड़ में ले जाते हैं। तो हम जान गए कि विसरण के द्वारा ऐसा होता है। कभी कभी हम देखे हैं सर कि बड़े बड़े पेड़ जो है, कहीं पानी लग गया उसमें वो पड़ जाते हैं, कहीं जल जमाव ज्यादा है वहां पड़ जाते हैं, बेचारे दम तोड़ देते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्यों भाई? तो जब वो जल जमाव में होता है तब वो वायवीय श्वसन नहीं कर पाते हैं, अवायवीय श्वसन करते हैं। और अभी हम वो वायवीय में देखे हैं कि C2H5OH बनता है, और ये C2H5 जो है पौधा की जान मार देता है रे भाई, जान मार देता है, पौधे नष्ट हो जाते हैं। चलिए
जड़ को जान गए कि जड़ में कैसे हुआ। जड़ में मूल रोम है और मूल रोम ये मिट्टी से ऑक्सीजन को खींचेगा, यानी कि विसरण होगा। एक ज्यादा जहां ऑक्सीजन है उससे कम की ओर ऑक्सीजन बढ़ता है विसरण द्वारा, और ऐसे हो जाता है। ऐसे ही तना में, तना भी मैं दो प्रकार का लिया। एक ऐसा तना जिसमें लकड़ी की मात्रा है और एक ऐसा तना जिसमें लकड़ी की मात्रा नहीं है, हर्बीवोरस कहते हैं उसको। तो ये लोग कैसे, तो जिसमें लकड़ी नहीं है उसमें स्टोमाटा होता है, और स्टोमाटा जो होता है उससे ही विसरण द्वारा फिर ऑक्सीजन उसमें प्रवेश करता है। और जिसमें लकड़ी है उसकी छाल में लेंटी सेल होते हैं, और लेंटी सेल में भी ऑक्सीजन वैसे ही जाते हैं, हम लोग ले जाते हैं। और पत्तियां में तो जानबे करते हैं कि स्टोमाटा है, और वो क्या करेगा, विसरण द्वारा बाहर से अंदर के ऑक्सीजन को खींचेगा और फिर वहां वो सब सेल के पास पहुंचेगा, और हर सेल में जाकर वहां पर हर कोशिका में जाकर उसका क्या होगा। हाँ, हमेशा जाने की कोशिका में ही होता है। ये लेते हैं भले जड़ से ले, तना से ले या पत्तियां से ले, जैसे भी ले, जैसे ही O2 लेते हैं और उससे जड़ की जो कोशिकाएं हैं उसमें खींचती चली जाती है विसरण से, एक कोशिका से दूसरे, एक दूसरे से तीसरे, ऐसे ही ऑक्सीजन का प्रसार हो जाता है। तना में भी वैसे ही होता है, पत्तियां में भी वैसे ही आता है, एक लेता है फिर आगे की तरफ वो बढ़ते चले जाते हैं, जिधर ज्यादा है उधर से कम की ओर बढ़ता है। ये है फैलाव, ऐसा ही फैलाव होता है ऑक्सीजन का, और सब कोशिका में जाते हैं, जड़ से जाए, तना से जाए, पत्तियां से जाए, और हर कोशिकाओं में जाकर उसमें भोजन का ब्रेकडाउन होता है, और भोजन ब्रेक डाउन करते हैं तो उसके बाद से जो है सो जानते हैं CO2 निकलता है। ये काम होते हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तब पौधों में ऐसा ही होता है। पूछने वाले एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछते हैं कि बताइए कि रात में पेड़ के पास सोना चाहिए कि नहीं। सोना सो सकते हैं कि नहीं पेड़ के पास, ये बात समझ में नहीं आता है रे भाई। इतना लोग जहां जाते हैं लोग कहते हैं अरे पेड़ तो बहुत ऑक्सीजन देता है। आजकल तो बहुत ज्यादा ही शोर है, क्योंकि हम लोग पेड़, बहुत लोग तो पेड़ देखे भी नहीं है, अच्छे अच्छे पेड़ जो बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन निकालते हैं। जी नहीं, आप जो है रात में पेड़ के पास मत सोइए, दिन में सोइएगा, बहुत ऑक्सीजन मिलेगा। दिन में क्या होता है, दिन में दो प्रक्रिया होती है, एक प्रकाश संश्लेषण की और एक श्वसन की। तो आप जानते हो कि पेड़ों में वायवीय श्वसन होता है, तो वायवीय श्वसन होगा तो क्या करेगा, O2 लेगा, ऑक्सीजन लेगा तब करेगा, और छोड़ेगा क्या, CO2 छोड़ेगा। और इस CO2 का उपयोग दिन में जो प्रकाश संश्लेषण होता है, तो CO2 प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 हो जाएगा, H2O होगा, प्रकाश होगा, क्लोरोफिल होगा, और ऑक्सीजन का निर्माण होगा। और ऑक्सीजन का निर्माण होगा तो विसरण के द्वारा आदान प्रदान होता है, तो जहां ज्यादा है उधर से कम की ओर जाएगा। तो पेड़ के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई तो विसरण द्वारा बाहर निकाल देंगे और वायुमंडल में आ जाएगा। तो ज्यादा से कम की ओर ऑक्सीजन बाहर तरफ निकलेगा, तो दिन में ऑक्सीजन निकलता है और पेड़ जो है CO2 लेते हैं। लेकिन रात में बमला उल्टा हो जाता है, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, रात में सिर्फ और सिर्फ श्वसन होता है, और श्वसन होगा तो सिर्फ CO2 निकलेगा। और पेड़ के अंदर जब CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, अपने पास रखेगा, बाहर निकालेगा। तो बाहर निकालता है तो रात में वही, और श्वसन कराने के लिए उसको O2 चाहिए, जितना O2 रहता है सब खपत करता है, और CO2 बाहर निकालता है। तो O2 लेता है, CO2 निकालता है। तो रात की घटना में कभी भी रात में पेड़ के पास मत सोया कीजिए आप लोग, ठीक है ना। दिन में खूब आनंद लीजिए, खूब आनंद लेंगे। तो हमने देखते देखते ये सब चीजों को देखा, और ये भी जानने का प्रयास किए हैं कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, कभी भी बताया भी है कि जब होगा तो सूर्य के प्रकाश में होगा, इसके लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है, इसके लिए क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है, सूर्य के प्रकाश की जरूरत नहीं है। ये 24 आवर होते रहता है श्वसन, और ये CO2 लेता है, और ये वो O2 लेता है, ये O2 देता है, ये CO2 देता है। ये बात हम लोग सब कुछ समझ रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ यहाँ तक क्या हम लोग पढ़ाई बहुत अच्छी तरह कर लिए, और मैं प्रयास करूँगा कि अगले एपिसोड में कुछ और दिखाऊं। लेकिन अभी वर्तमान में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कुछ भी सीखना है तो आप हमसे, ये CBSE वाले संगम CBSE और बिहार बोर्ड वाले जो है यहाँ पर हमसे सीख सकते हैं।
संगम बिहार बोर्ड पर, और प्रत्यक्ष से पढ़ना है तो संगम कोचिंग सेंटर में आइए, खूब बढ़िया से पढ़ते हैं हम लोग। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।